हजारों मैगपाई कलहंस इन जलीय भूमियों में भोजन की तलाश में आते हैं। बहुत स्वादिष्ट होते हैं ये। मेरा भी सपना है मैं आसमान पे राज करूं, श्वेत उदर वाले ताकतवर समुद्री गरुड़ की तरह। मेरे देश की प्राण शक्ति है पानी। कैस्पर भी इस प्रचुरता का आनंद ले रहा है। अब वो 5 वर्ष का और 8 फीट लंबा है। उसे खाने में मछलियां, कछुए, सांप और पक्षी भी पसंद हैं। पत्थर की मजबूत दांतों की जकड़ में जो भी आए वो भोजन है। उसका दिमाग छोटा हो सकता है, लेकिन अंततः प्रेरणा सशक्त है। वो 1 घंटे से भी ज्यादा अपनी सांस रोक सकता है। आक्रमण के लिए सही समय का इंतजार करता है। उसके पास इस धरती की सबसे शक्तिशाली जबड़े हैं। मगरमच्छ के काटने के बल को 1678 किलो प्रति वर्ग इंच मापा गया है। टीरेक्स के खतरनाक जबड़ों को चुनौती देता है। मगरमच्छ के चंगुल में ना फंसना ही बेहतर है। वो धरती के अनुसार खुद को ढालने में माहिर है और इसी कारण 20 करोड़ सालों से वो इस ग्रह पर वास कर रहे हैं। और इतने समय में वो बन गए हैं दुनिया के सबसे तेज तर्रार शिकारी। दुर्भाग्य से इन मगरमच्छों का अच्छा शिकारी होना ही बाद में ऑस्ट्रेलिया आने वाले यूरोपियनों के हाथों उनके खात्मे का कारण बना। नरभक्षी होने के कारण ही शुरुआती यूरोपियनों ने इन्हें मारना शुरू किया और फिर दोहराया जब इनकी बेशकीमती खाल के लिए इन्हें शिकार बनाया गया। 1970 के आते आते इनके शिकार ने इन्हें विलुप्ति के कगार तक पहुंचा दिया। 70 के दशक में ही खारे पानी के इन मगरमच्छों को संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया और पर्यावरण प्रबंधन के तरीकों एवं शिकार पर प्रतिबंध के जरिए इस प्रजाति की वापसी हुई। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मगरमच्छों की वापसी पर्यावरण के लिए कामयाबी की कहानी है, खास तौर पर जब आप इनकी तुलना दुनिया भर के दूसरे नरभक्षी जानवरों की विलुप्तीकरण से करेंगे। पर्यावरण के फायदे के अतिरिक्त मगरमच्छों की संख्या वृद्धि से आर्थिक लाभ भी हुआ। मगरमच्छ के पालन और पर्यटन के द्वारा और इस अद्भुत प्राणी के संरक्षण के जारी कार्य में इन दोनों ने ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जमीन के सूखते ही क्षितिज से उठने लगता है धुआं। ये आग का मौसम है और धरती की सबसे बड़ी आग सुलगाई जाएगी। हर साल सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन में आग लगती है, लेकिन ये कोई जंगल की आग नहीं है। ये आग जानबूझकर लगाई गई है।
फिर से हाजिर हूं मैं, मेरे देश, मेरे घर में। मैं आर्नम लैंड का निवासी हूँ, जो उत्तरी अंचल का देसी इलाका है। मेरा परिवार और यहाँ के सारे पारंपरिक स्वामी अनगिनत पुश्तों से ऐसा करते आए हैं। लेकिन आप घूमते हुए मनमर्जी से कभी भी आग नहीं लगा सकते। आपको अपने दादा परदादाओं की राह पर चलकर इसे प्रज्वलित करना होगा। हम सूखी वनस्पति को कम करने के लिए आग जलाते हैं, जो वर्षा ऋतु में उगाती है। यदि हम अभी ऐसा नहीं करते, तो पतझड़ के मौसम में आसमान से बिजली गिरकर ये काम कर देगी। तबाही मचाने वाली ये चिंगारियां अपनी राह में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती है। मिट्टी में नमी के रहते रहते ये नियंत्रित आग लगाई जाती है, ताकि आग ठंडी रहे और धीरे धीरे आगे बढ़े। इससे हर प्राणी को भागकर अपनी जान बचाने का समय मिल जाता है। लंबे समय से हम इस देश के बागबान हैं। हम सभी नन्हे जानवरों के लिए इस वन को सुरक्षित रखने के मकसद से ये आग जलाते हैं, क्योंकि छोटे के बिना बड़े पशु भी नहीं रहेंगे, जैसे कि हम। ऐसा हजारों सालों से चल रहा है। ज्यादातर जानवर इस नियमित आग के आदी हो चुके हैं। चीखने वाली चील आग से भागते छोटे पशुओं का शिकार करना पसंद करती है, और वो बहुत अक्लमंद है। मेरे लोगों ने टहनियों के सहारे उन्हें आग को ले जाकर नए स्थानों को जलाते देखा है। मेरे लोगों का इस आग के साथ मजबूत आध्यात्मिक रिश्ता है। हमारे अनुष्ठानों में अक्सर धुएं का प्रयोग होता है। इस धुएं में हम अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से और हमें छोड़कर जा चुके व्यक्तियों से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो यहीं कहीं है। ये हमारा इतिहास है। कम से कम 50,000 सालों से ये आदिवासी इस वन प्रदेश का ध्यान रखते आए हैं, और आप जहां भी देखें, आपको धरती पर सबसे पुरानी जीवित सभ्यता के प्रमाण मिलेंगे। आप जिस रास्ते चलेंगे, कोई ना कोई पहले उस पर चल चुका है। हमारा इतिहास इस धरती का है। कोई दस्तावेज नहीं है हमारे पास, लेकिन ये दर्ज है गीतों में, नृत्य में, पहाड़ियों में और गुफाओं में। उत्तरी अंचल के आनहम लैंड के इस हिस्से में हजारों कलाकृतियों वाले स्थान इन बलुई पत्थर की ढलानों की लाखों वर्ष पुरानी गुफाओं और चार दीवारियों में बिखरे पड़े हैं। ये कला दीर्घाएं उन परिवारों की कथा सुनाती हैं, जो हजारों वर्षों से हमारे साथ चले, यात्राएं की। ये कलाकृति बताती है हमारे सपनों के बारे में, खान पान के बारे में। अनुमान है इस क्षेत्र के बहुत से चित्र 25,000 साल से भी अधिक पुराने हैं। ये दीवारें दस्तावेज है ऑस्ट्रेलिया के पहले निवासियों के अविश्वसनीय जीवन की। पूरे देश में बसे हमारे लोग प्रकृति का दिल से सम्मान करते हैं, और आप चारों तरफ देखकर महसूस करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कितना ध्यान रखा था इस देश का। आप सभी के मंदिर हैं, गिरजे हैं,
हमारा चर्च है ये प्रकृति। हमारा सबसे महत्वपूर्ण कानून है इस धरती की देखभाल करना। आपके लिए, मेरे लिए ये एक उपहार है। हम इसके स्वामी नहीं हैं, हम इसके हैं। जैसे जैसे पतझड़ का मौसम आगे बढ़ता है, जलीय भूमि सिकुड़ने लगती है। मजबूरन कैस्पर को अन्य मगरमच्छों के साथ शेष बची जलाशयों की ओर जाना पड़ेगा। ये उसके लिए खतरनाक समय है। भोजन के लिए कांटे की टक्कर होगी। मगरमच्छ अपने अपने इलाकों को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। नर मगरमच्छ अपने साम्राज्य को बचाने के लिए संग्राम करेंगे। कैस्पर को जिंदा रहना है तो उसे आगे बढ़ना होगा। रहने और भोजन के लिए अच्छी जगह की तलाश में नर मगरमच्छ हजारों मील तक का सफर करते हैं, स्वभाव से कुछ कुछ बंजारों जैसे, जब तक कि ये पूर्ण वयस्क होकर स्थानीय मुखिया से लड़ने और उसकी जगह पर दखल करने में सफल नहीं हो जाते। अगले 20 सालों तक वह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तटों में भटकेगा, खाड़ियों और शांत समुद्री किनारों पर शिकार करेगा। किम्बरले क्षेत्र में थोड़ा पश्चिम की ओर बगैर जनाबादी वाला एक बहुत बड़ा इलाका है। कैस्पर के खाने और बड़े होने के लिए यहाँ काफी जगह है। खारे पानी के मगरमच्छ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से लेकर महाद्वीप के उत्तर में क्वींसलैंड तक 7,500 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। कैस्पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के छोर केप यॉर्क का चक्कर लगाकर आ पहुंचा एक दूसरी दुनिया में। ये है ग्रेट बैरियर रीफ, और कभी कभी यहाँ के विशाल समुद्री उद्यान में मगरमच्छ टहलते हुए दिख ही जाते हैं। यहाँ आकर उसकी मुलाकात बिल्कुल नए समुद्री शिकारियों के समूह से होगी, लेकिन वो कैस्पर को परेशान नहीं कर पाएंगे। वो अब बड़ा और ताकतवर हो चुका है। लो, ये तो मैं हूँ। हे ईश्वर, ये एक मैको शार्क है। हम इस दोस्त को माना कहते हैं। ये 14 फीट तक लंबी हो सकती है और इसकी गति समुद्र में सबसे तेज है। इसकी रफ्तार 40 मील प्रति घंटे की है। टाइगर शार्क्स भी अक्सर यहाँ सुस्ताने आती हैं। मगरमच्छों की तरह इन्हें भी समुद्री कछुओं को खाना पसंद है। ग्रेट बैरियर रीफ का मरीन पार्क धरती का एक सबसे समृद्ध पर्यावरण तंत्र है, लेकिन कैस्पर के लिए इसका साफ पानी सही नहीं है। मगरमच्छों को नदी के दहाने और मुहानों का गंदा पानी ज्यादा पसंद है। सौभाग्य से कैस्पर के लिए नॉर्दर्न बैरियर रीफ दुनिया की सबसे शांत नदी मुहानों की तुलना में एक बेहतर पनाहगाह बनता है। यही वो जगह है जिसकी उसे तलाश थी, जहां बहती हो जंगली नदी चमगादड़ों, पक्षियों और दूसरे स्वादिष्ट स्तनपाइयों से भरी हुई। कैस्पर ने अभी अभी ढूंढ निकाला है कूपर क्रीक। ये वर्षावन की दुनिया में सबसे पुराने हिस्से से बहती है। गोंडवाना के वर्षावनों का शेष जीवित हिस्सा है ये। ओह, कभी दुनिया की आधी जमीन इस वन से ढकी हुई थी। ये विश्व के सबसे जहरीले वर्षावनों में से एक है।
अनंत काल से पौधे तृणभक्षियों से बचते आए हैं। जैसे तृणभक्षियों ने पौधों को खाने के नए तरीके ढूंढे, पौधों ने भी खुद को बचाने के उपाय खोजे। इस वृक्ष का नाम है राइपरोसा कुरांजिया, विश्व के सबसे जहरीले वृक्षों में से एक। यदि आप इसकी सतह को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये सांस के लिए घातक हाइड्रोजन साइनाइड छोड़ने लगता है। ये वन तकरीबन 12,000 कीटों तथा मकड़ियों की प्रजातियों का भी घर है। ये लाइकन मकड़ी रूप बदलने में उस्ताद है। क्या आप देख पा रहे हैं इसे? जी हाँ, वो रही, बिल्कुल काई जैसी लग रही है। मन फिसल गया मेरा इस काई पर। कैस्पर प्राचीन स्तनपाइयों के साथ भी अपना घर साझा करेगा, जैसे कि ये चित्तीदार कोल। पेट में थैली वाला ये मांसाहारी प्राणी है जो मेंढकों, छोटे स्तनपाइयों का शिकार करता है और खोखले तनों में सोता है। और हाँ, बिना कंगारुओं के ऑस्ट्रेलिया की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारा ये नन्हा सा प्यारा दोस्त एक पेडीमेलन है, कंगारू कुनबे के सबसे छोटे सदस्यों में से एक। ऑस्ट्रेलिया में थैलीदार जानवरों की 200 से भी अधिक प्रजातियां हैं। इन प्राचीन स्तनपाइयों को जुरासिक कालीन संदूक ने सहेज कर रखा है। डायनासोरों की अनगिनत पीढ़ियों का घर है ये वन। बहुत पहले ही जबकि ये भीमकाय जानवर लुप्त हो चुके, डायनासोर आज भी रहते हैं यहाँ। ये है कैसोवारी, इसे डायनो बर्ड भी कहते हैं। 75 किलो वजनी ये प्राचीन पक्षी विशाल होते हैं। ये एक प्रागैतिहासिक टर्की जैसा लग सकता है, लेकिन ये है खतरनाक। ये अपने शक्तिशाली पैरों और पंजों से इंसानों पर हमला कर मार देते हैं। पक्षियों की दुनिया में इनकी आवाज सबसे गहरी होती है। इनकी कुछ आवाजें इतनी गहरी होती है कि इंफ्रासाउंड की श्रेणी में आती है। फ्रीक्वेंसी इतनी कम कि इंसान बड़ी मुश्किल से सुन पाते हैं। कैसोवारी का विकास वनों के साथ साथ हुआ है। माना जाता है कि सर के ऊपर ये उभार एक कंपन सूचक यंत्र जैसा है, जिसकी सहायता से वे जंगल की जमीन पर गिरते फलों की आवाज को पकड़ लेते हैं। इनका मजबूत पेट जहरीले फलों को भी पचा जाता है। यहाँ के कुछ वृक्षों के बीज दोबारा तभी अंकुरित हो सकते हैं जब वो कैसोवारी के पाचन तंत्र से गुजरते हैं। जीव विज्ञानी इन्हें महत्वपूर्ण प्रजाति मानते हैं। कैसोवारी के बिना ये वृक्ष बनेंगे ही नहीं जिनसे ये वन बना है, और उन वृक्षों पर रहने वाले कई प्राणी भी गायब हो जाएंगे। धरती पर सबसे पुराने वन हमें ये सिखाते हैं कि इस ग्रह पर सारे जीवन एक दूसरे से जुड़े